नमस्ते दोस्तों। दिल्ली में बहुत सा ठंड बढ़ चुकी है और इस बढ़ते ठंड के बीच राजनीतिक गर्मी जरूर बढ़ गई है। तो आज के अंतश्चेतना के संक में हम बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य को आपके सामने रखेंगे कि उसके तमाम तथ्यों का सूक्ष्म अवलोकन आपके कंटेक्स्ट में किया जाएगा। जो बदलते हुए परिवेश है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है बंगाल के चुनाव के लिए। 2026 के अप्रैल मई में बंगाल का चुनाव संभावित है। एसआईआर बंगाल में हो चुका है। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ वोट काटे जा चुके हैं। ममता जी के पार्टी टीएमसी, जो दो पत्ती वाली पार्टी है, उसके तमाम अवरोधों के बीच ये काम पूरा हुआ है। इस बीच बिहार में चुनाव हुआ नवंबर 2025 में। अप्रत्याशित जीत एनडीए को मिली। लगभग 85 लाख वोट का गैप हुआ एनडीए और यूपीए के बीच में। 2020 के बिहार चुनाव को संदर्भ करें तो 80,000 वोट का गैप था यूपी और एनडीए में। इस बार 80 लाख का गैप हुआ। तो दोस्तों, एक बड़ा चर्निंग है बिहार चुनाव। और झारखंड और बिहार से मुझे लगता है, मैंने गणना तो नहीं की है, लेकिन कम से कम 12-13 जिले बंगाल के लगते हैं। और बहुत बड़ी बिहार की आबादी भी बंगाल में है, चाहे कोलकाता ले लीजिए या नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी जोन में ले लीजिए या आसनसोल वगैरह में ले लीजिए। भारी आबादी है बिहार के लोगों की। कहने का मतलब 50 एमएलए सीट जो है, लगभग बिहार के वोट तय करते हैं कि बंगाल में कौन जीतेगा। जिधर बिहारी वोट ज़्यादा झुका हुआ उधर जीत हो जाती है। 294 सीटें हैं बंगाल विधानसभा में। गत विधानसभा चुनाव जो 2021 में कोरोना के बीच हुआ, उसमें लगभग 77 सीट बीजेपी जीती, 200 कुछ सीटें ममता जी की तृणमूल कांग्रेस जीती। ममता जी बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का प्रादुर्भाव बंगाल के चुनाव में, बंगाल की राजनीति में एक आशावादी नजरिए से हुआ, क्योंकि बंगाल के लोग कम्युनिस्टों के शासन से त्रस्त थे। 32-33 साल का कम्युनिस्ट पार्टी का रिजीम रहा, काम कुछ नहीं हुआ। उद्योग को भगाते रहे, सिंगूर हुआ, टाटा को भागना पड़ा और सिंगूर लाने वाली ममता पावर में आ गई। सवाल ये है, बंगाल का हो या बिहार का हो या किसी भी देश का हो, राज्य का हो, आज भारत में राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है दोस्तों, बहुत ही खराब है। आप ये समझिए कि 2-3 राज्य ही होंगे जो सरप्लस में हैं वित्तीय मामलों में, अदरवाइज ओवरड्राफ्ट में है। कोई 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के ओवरड्राफ्ट में है। तो ये जो फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। जबकि एनके सिंह के नेतृत्व वाली जो फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट थी, उसने 41% सेंट्रल रिवेन्यू को स्टेट को दिया है, जो आर्टिकल 280 के संविधान के धारा 280 के तहत ये जो प्रावधान है, इसमें राज्यों को भारी अंशदान दिया गया है केंद्रीय राजस्व से, सेंट्रल रेवेन्यू से। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है परकोलेट जमीन पर, चूंकि तमाम राज्य जो है वो आकाश से पाताल तक का वादा करते हैं चुनाव में, और उसको पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। अब उन सरकारिया कमीशन बना 1983 में तमाम राज्यों के आरोप पर कि भाई कांग्रेस पार्टी उनके साथ भेदभाव करती है। तो 88 में कांग्रेस पार्टी के रजीम थी, तभी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आ गई। उसमें राज्यों को अधिक पैसा देने की अनुशंसा की गई, रिकमेंड किया गया। फिर राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाने के लिए कहा गया। ये तमाम चीज़ें हो गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने, इसके पहले वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे। तो एक लंबे कालखंड का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना और 12 साल अब उनके प्रधानमंत्री बनने की ओर भी अग्रसर है। मई में हो जाएगा 12 साल 2026 में। तो राज्यों को बड़े पैमाने पर केंद्रीय
राजस्व दिया गया, 42-41% आज के डेट में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी राज्यों की हालत बहुत खराब है। अब इसको बंगाल, ये अलग एक डिबेट है, इस डिबेट को आगे करने के लिए फिर एक और जो है वीडियो डालना पड़ेगा, लेकिन अभी बंगाल के चुनाव पर आते हैं। 2021 के चुनाव में लगभग आप मानिए कि 8% वोट का गैप तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहे। लोकसभा का लेंथ 2014 में बीजेपी 2 सीट जीत पाई थी बंगाल में, लेकिन 2019 में 18 सीट पर चली गई। अब 18 सीट एक ऐसा लक्ष्मण रेखा है जिसको भेदना बड़ा बंगाल में मुश्किल है। मैं आपके ध्यान को आकृष्ट करना चाहूंगा कि 1984 में जब इंदिरा जी की निर्मम हत्या हुई थी और उनके वेव में चुनाव हुआ, इंदिरा लहर जिसको जानते हैं, तो बंगाल में 18 सीट कांग्रेस जीती। उस समय लेफ्ट का शासन था। लेफ्ट भी ममता की तरह बहुत ही मजबूत शासन चला रहा था। तो जब 18 सीट को जीते, जिसमें ममता बनर्जी भी जीती, बोलपुर से उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे नेता को हरा दिया, और ममता बनर्जी की राजनीति का वो पहला मजबूत कदम था। तो वो एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस था किसी भी बंगाल में जो पावरफुल सत्ता होती है, तो 18 सीट लोकसभा को जीती। फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई, जो 50 अगली बार जो भी बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ 84 के बाद, फिर कांग्रेस कमजोर ही होती गई लगभग। बीजेपी भी बहुत कमजोर रही है बंगाल में हिस्टोरिकली। अटल जी के जमाने में 2, 3, 4, 5 सीट, 6 सीट, ममता जी के अलायंस के साथ 15 सीट मिलती रही। लेकिन बीजेपी ने 2019 में के लोकसभा चुनाव में सारे समीकरणों को हवा बताते हुए 18 सीट जीती, जो 2024 में 12 सीट पे आ गया। तो कुछ गिरा। उसका कारण एक ये भी है दोस्तों कि बंगाल में जो भाजपा नेतृत्व है वो बहुत ही बटा हुआ है और नेतृत्व की लड़ाई है। अब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल से आए, उनको नेता बना दिया गया, तो इससे जो संघ समर्पित भाजपा कार्यकर्ता हैं पुराने, वो थोड़े दुखी। तो केंद्रीय नेतृत्व को उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सूरमा चुनाव के टाइम में एक आकाशीय हमला कर देते हैं। सभी बड़े बड़े नेता, 40 हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है अलग अलग जगहों में, वो ठीक है, लेकिन संगठन के स्तर पर भाजपा थोड़ी कमजोर है अभी भी, उसको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन भाजपा को जीतने के इस बार डू और डाई वाली स्थिति है, अभी तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा क्यों है? ममता बनर्जी 2026 के अप्रैल में 15 साल पूरे कर लेंगे। माइनॉरिटी अपीजमेंट के मामले में ममता का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा रहा है। इमामों को वो पैसे देती रही हैं, लेकिन मंदिर में घंटी बजाने वाले पंडितों को भूल गई। खुद पंडित हैं। वोट के लिए देखिए क्या क्या होता है इस देश में। और बंगाल सेंसिटिव प्रदेश है, चूंकि बांग्लादेश से लगा हुआ है। इस्लामिक आतंकवाद का जो बढ़ता हुआ कहर है बंगाल पर, उनकी नजर है, और बंगाल के लोग इस बढ़ते हुए खतरे को महसूस कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मामले में ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो तांडव कर रहे हैं पूरे बंगाल में। लोगों को सताया जा रहा है, प्रोफेसरों को फिर पे कमीशन मिल रहा है, जो बुद्धिजीवी ममता बनर्जी की कुनीतियों का विरोध करते हैं उनका प्रमोशन जो है वो आर्टिफिशियल कारण बना के रोका जा रहा है। विकास का पहिया रुक गया है। इन तमाम चीजों को अगर आप केंद्रित करेंगे, एक जगह लाएंगे, तो बीजेपी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंटी इनकम्बेंसी, अगर चुनावी राजनीति की भाषा में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम सीमा पर है। माय डियर फ्रेंड्स, बंगाल remains a very hot place
a glorious place which has produced number of freedom fighters, philosophers, sannyasis, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Subhash Chandra Bose, Aurobindo, विपिन चंद्र पॉल, गिनते रहिए आप, बहुत बड़ी संख्या है। एक बंगाल का युवक था जो 18 साल का भी नहीं हुआ था, खुदीराम बोस, उसने मुजफ्फरपुर बिहार में जाकर के वहां के तत्कालीन डीएम की हत्या कर दी। उस बच्चे को फांसी पर लटकाया गया। और तो और बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो सेकुलर पार्टियां हैं इस देश में, उनको वंदे मातरम पर भी एतराज है और ममता बनर्जी को भी एतराज है। इसलिए अभी संसद में जो बहस हुई तो ममता बनर्जी के सांसद की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी थी। ना ही वो वंदे मातरम का विरोध कर पाए, ना ही वंदे मातरम का समर्थन कर पाए। विरोध करें तो मुसलमानों का वोट जाएगा, समर्थन करें तो भाजपा के लाइन में आनी पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसा लाइन लिया जो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो लाइन ले क्या रहे। ऐसे बंकिम बाबू के का स्थल रहा बंगाल। तो बंगाल रिमेन ए वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, hotbed of Indian national movement. Unfortunately, after Bidhan Chandra Roy regime, Bengal has been misruled either by the 30-year-long spell by the communists or 15-year spell which is going to be finished by 26 April May by Mamata Banerjee led Trinamool government. People of Bengal is in a great crisis. Law and order is almost finished. Development has nothing, neither the policies of the government is in order. So Bengal is ripe for change. But BJP has to strengthen its organizational base right from the block level up to the state level. BJP has to convince its old ideologically committed workers that they must be united, because this 2026 election in Bengal is a do or die for BJP. It is a golden opportunity for the BJP to capture power in the state. All indicators are positive for the BJP. Morally, BJP is very boosted after the victory of unprecedented victory of Bihar. So, and left and Congress combined also got little traction. If they will get more than 10% vote, that will also help BJP indirectly. So, it is a time for the BJP leadership to fasten its belt. Only Modi ji and his companions will fly over the sky of Bengal in the time of election. That is not going to serve the purpose. Right now it is 6 months almost for the election. Right from today, the entire BJP machinery must strengthen its belt. Bengal is a very learned state in terms of ideological debates, in terms of nationalistic discourse. So, learned people must be visible as the ruling oligarchy of Bengal BJP. In Bengali custom, it is called Bhadralok. So, Bhadralok must be reflected at the highest cradle of power within the BJP machinery at the state level in Kolkata. But finally, I will conclude that Bengal election is going to be very interesting. SIR has already taken place. Almost 1 crore vote has been vetted out. Exposed the kind of malpractices which were perpetuated by incumbent Mamata Banerjee regime. Mamata Banerjee
regime has perpetuated gamut of atrocities against their opponents. It is never accepted, rather you can say it is not acceptable in any democratic system. People of Bengal is in crisis. Bengal, which has led the nation during freedom struggle, is crying for change. It is a golden opportunity for the BJP to accumulate all its power, use all its arrows which is in their arsenals, and Bengal is ready for the transition of power, which is again the beauty of democracy. That 15 long years of misrule of Mamata Banerjee must be thrown into the way of Bengal. It is the right time for the BJP to take a call. If BJP will do mistake, then history will never allow them to come into power, at least in next 20 years. It is not, I am very clear, it is not easy. BJP must learn what mistakes they have done in 2021 election. Those mistakes should not be repeated. Rather, BJP must learn lessons from those mistakes which it has committed in 2021 assembly election. If BJP will be doing all those groundworks, I believe BJP may capture power in Bengal. Thank you very much, friends.